रजत और मेरे साथ है डॉक्टर सपना और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक हिंदी और गायनेक वाला। आज हम लोग ब्रीच प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करेंगे। ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब है अगर बच्चा पेट के अंदर उल्टा हो तो उसको हम लोग ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ब्रीच के मामले में बहुत सारी लोगों में मान्यताओं, गैर मान्यताएँ और अवधारणाएँ हैं। कैसी नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं होगी, क्यों नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, नॉर्मल डिलीवरी कराने के टाइम पे क्या तकलीफें हो सकती है, क्यों और कब हमको सीजर करना पड़ता है और उसके कारण क्या है। क्या होता है ये ब्रीच प्रेजेंटेशन? ब्रीच प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे लोगों में होता है। ये ब्रीच प्रेजेंटेशन के होने के कारण क्या होते हैं? एज ए डॉक्टर हम लोगों को ब्रीच सिग्निफिकेंट क्यों लगता है रादर देन वर्टेक्स? क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं ब्रीच में पूरे महीने? अच्छा सपना, एक माँ बता सकती है कि उसका बच्चा उल्टा है बिना कोई एग्जामिनेशन करे उसको क्या क्या सिम्टम्स फील होते हैं? इस बारे में आज हम लोग शहर के बहुत फेमस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सपना के साथ चर्चा करेंगे। तो सपना, क्या होता है ये ब्रीच प्रेजेंटेशन? जी, ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब है कि बच्चे की जो पोजीशन है माँ के यूट्रस में डिलीवरी के समय वो उल्टी है। अभी नॉर्मल बच्चा अगर हम समझने जाए तो ये बच्चेदानी है और ये बच्चेदानी का मुंह है, तो बच्चे का माथा नीचे की तरफ है। लेकिन ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि यही जो माथा होता है वो ऊपर की तरफ होता है और इसी को हम बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो क्या ये ब्रीच प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे लोगों में होता है? ब्रीच प्रेजेंटेशन आखिरी महीनों में कितने महिलाओं में ये देखने में मिलता है? तो जैसे ये ब्रीच प्रेजेंटेशन के हम बात करें कि कितना कॉमन है ये, तो ये 7th और 8 मंथ के आसपास अगर हम 28 to 30 वीक्स की बात करेंगे तो तब ये लगभग 25 to 30% फीमेल्स में या महिलाओं में सोनोग्राफी में देखने में आता है। 4-5 में से किसी एक फीमेल में हमको देखने में आता है। लेकिन डिलीवरी के समय जब 9वां महीना लग जाता है और डिलीवरी के समय केवल 3 या 4% केसेस में ही ब्रीच मतलब बच्चा उल्टा होता है। अच्छा, ऐसा ये बताओ कि 6ठे महीने या 7वें महीने पे अगर बच्चा उल्टा है, हमको एग्जामिनेशन और सोनोग्राफी में पता चले कि बच्चा उल्टा है, तो उस टाइम पे बच्चा उल्टा है उसकी कोई सिग्निफिकेंस है? जी, तो 6ठे और 7वें महीने में बच्चे की क्या पोजीशन है इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि उस समय बच्चे का पानी बढ़ रहा होता है और मैक्सिमम होता है और बच्चा घूम रहा होता है, बार बार उसकी पोजीशन भी बदल रही होती है। जो महिला है, प्रसूता है, वो भी बोलती है कि बच्चा घूम रहा है और बार बार उसका पोजीशन बदल रहा है, तो उस समय उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। लेकिन हमारी सोनोग्राफी में जो ब्रीच के दूसरे कारण हैं हम उनको भी एग्जामिनेशन करते हैं और ध्यान रखते हैं, बट बेसिकली 9th मंथ में ही हमको पोजीशन ज़्यादा ख्याल आती है। अच्छा, ये बताओ कि ये ब्रीच प्रेजेंटेशन के होने के कारण क्या होते हैं? किन कारणों से ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है? हाँ, तो अभी बच्चा नॉर्मली भगवान ने हमारी जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के लिए ये बताया है कि ये हमारा सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है। इसको हमने वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोल दिया है कि हेड डाउन, जिससे हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है। लेकिन ब्रीच प्रेजेंटेशन अगर बच्चा उल्टा है तो उसके होने के कई सारे कारण होते हैं, जिसमें नंबर 1 कारण होता है कि पानी का भाग ओलिगोहाइड्रोमिनास के नाम से हम उसको जानते हैं कि अचानक से 7वें-8वें महीने पानी कम होने लगा है और बच्चा उल्टा दिख रहा है। तो ओलिगोहाइड्रोमिनास, पानी की कमी, एमनियोटिक फ्लूइड की कमी, वो हमारा नंबर 1 कारण है। दूसरा ये होता है कि कई बार पानी बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम पॉलीहाइड्रोमिनास के नाम से जानते हैं, जिसमें जो वर्टिकल पॉकेट्स होती हैं, टोटल हमारा लाइकर होता है। नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स वो 25 से ज़्यादा है और बच्चा बार बार घूम रहा है, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं हो रही है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा हमारे कई बार जैसे हमारे यूट्रस का जो साइज़ है और शेप है वो एबनॉर्मल है, जैसे यूनिकॉर्निएट यूट्रस हो गए, बाइकॉर्निएट यूट्रस हो गए, उसके कारण यूट्रस की ओवरऑल जो साइज़ है वो छोटी है। उसके कारण हो सकता है मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, ट्विन प्रेगनेंसीज में बहुत कॉमनली देखने में आता है। और कई बार प्लेसेंटा प्रीविया, बच्चेदानी के मुंह पे प्लेसेंटा बैठी है, उसकी वजह से भी ब्रीच प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। अच्छा, पूरे महीने में जैसे आपने बोला ब्रीच की सिग्निफिकेंस ज़्यादा होती है, एज ए डॉक्टर हम लोगों को ब्रीच सिग्निफिकेंट क्यों लगता है रादर देन वर्टेक्स? क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं ब्रीच में पूरे महीने पे? लेबर के टाइम पे बात नहीं कर रहा हूँ, डिलीवरी के टाइम पे नहीं, एंटीनेटल पीरियड में 9वें महीने पे अगर ब्रीच हो तो क्या सिग्निफिकेंस होती है? देखिए, 9वां महीना जैसे ही लगता है, अगर आम आदमी की भाषा में हम समझें कि उनके पीरियड की तारीख से जो 9वां महीना लगता है, जो मेडिकल लैंग्वेज में जनरली 36 वीक्स को बताता है, तो उस समय हमारे जो चेकअप्स होते हैं पर एब्डोमेन, हमारे जो चेकअप्स है या सोनोग्राफीज है, उसमें हमारे लिए बच्चे की पोजीशन पे ध्यान ज़्यादा जाता है और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का अगर हेड नीचे है कि बॉडी, उसका मतलब जो हिप्स का पार्ट है वो नीचे है।
क्योंकि जैसे जैसे बच्चे का हेड नीचे होता है तो भगवान ने कुदरती एक ऐसी प्रोसेस बना रखी है कि 9वां महीना लगते से ही जो बच्चे का माथा है वो माँ की पेल्विस, माँ का जो हिप बोन है और पेल्विस के बीच में जो गैप होता है उसमें से वो अंदर जाने लगता है, और इसको हमारी लैंग्वेज में एंगेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और पेशेंट भी उसको ये फील कर रही होती है कि वो कई बार बोलती है कि मुझे लाइटनिंग हो गई। लाइटनिंग होने का मतलब है कि उसका पेट हल्का लगने लगा है, माथा थोड़ा अंदर खसकता है, तो पेट पे जो उसका हैवीनेस होता है या ब्रेस्ट जो छाती पे जो उसके लोड आ रहा है वो थोड़ा उसको कम लगने लगता है। तो ये पेशेंट खुद भी बताते हैं और हम भी हमारे चेकअप में चेक करते हैं कि बच्चे की पोजीशन क्या है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है क्योंकि हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि माथा अंदर जा रहा है कि नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप हमारे हर चेकअप्स में इसको देखते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारा नीचे का जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन है उस तरह से अगर माथा वहाँ पे फिक्स है तो बैग ऑफ मेम्ब्रेन का रप्चर डिलीवरी एक्चुअल लेबर पेन के पहले रप्चर होने का जो चांस है वो कम रहता है। नॉर्मली 20 एंड 30 वीक्स पे बॉडी में बच्चे के आजू बाजू मैक्सिमम पानी होता है, लाइकर होता है, इसलिए वो टाइम पे उसकी लाई अनस्टेबल रहती है, उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। मैंने अगर आज सुबह बच्चे को ब्रीच प्रेजेंटेशन में एग्जामिन किया, हो सकता है शाम को या अगले दिन सुबह वापस वर्टेक्स हो जाए या ट्रांसफर्स हो जाए, इसलिए 6, 7, 8 मंथ में ब्रीच प्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पास में आती है, पानी बच्चे का आजू बाजू कम होता है और 36 वीक्स के बाद जैसा सपना ने बताया बच्चे का लाई और प्रेजेंटेशन फिक्स होता है, मतलब बच्चा वर्टेक्स में नीचे जा रहा है या ब्रीच में नीचे जा रहा है तो वो फिक्स होता है। इसलिए हमारे लिए 34, 36, 37 वीक्स के बाद अगर बच्चा ब्रीच हो तो वो सिग्निफिकेंट रहता है, क्योंकि वो हमारा मोड ऑफ डिलीवरी को इंडिकेट करता है। दूसरा, पूरे महीने पे अगर एक पेशेंट को ब्रीच है तो हमारे लिए एक रिस्क रहता है, जैसा सपना ने बताया कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और चूंकि ब्रीच जो होता है वो नीचे पेल्विस में बॉल मैकेनिज्म की तरह नहीं रहता है, मतलब वो स्नगली फिट नहीं रहता है, इसलिए उसके आजू बाजू से प्लेसेंट अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो कभी भी बाहर आ सकती है और कॉर्ड प्रोलैप्स के चांस रहते हैं। कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब है अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ जाए तो बच्चे को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अंदर रह नहीं सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला काम है। इसलिए हमारे लिए एज ए ऑब्स्टेट्रिशियन ब्रीच डिलीवरी फुल टर्म पे थोड़ा सा रिस्की प्रोसीजर रहता है। मेरे सर हमेशा बोला करते थे गायनेक में कि एक ऑब्स्टेट्रिशियन को अगर पता है कि पेशेंट का वर्टेक्स है तो वो आराम से रात को सो सकता है, लेकिन अगर ब्रीच है फुल टाइम पे तो रात को सो नहीं सकता है शांति से, क्योंकि कॉर्ड प्रोलैप्स लेके पेशेंट कभी भी आ सकता है। कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब है कि बच्चे को तकलीफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा सपना, एक माँ बता सकती है कि उसका बच्चा उल्टा है बिना कोई एग्जामिनेशन करे उसको क्या क्या सिम्टम्स फील होते हैं? क्योंकि इसमें आपने ये सवाल जैसे पूछा है कि इसमें जो जब ब्रीच उल्टा होता है, मतलब बच्चा जब उल्टा है, इसका मतलब क्या है कि बच्चे का माथा माँ की छाती के आसपास है, तो वो जो हेड होता है वो हमारा सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है बच्चे का, तो वो उसको यहाँ पे बार बार छाती पे लगता है बच्चे के मूवमेंट के साथ। तो वो माँ भी बोलती है कि हाँ मुझे यहाँ पे कुछ लगता है, बार बार मुझे जोर से लगता है और कुछ हार्ड मेरे को फील होता है, तो ऐसे उनको भी पता लगने लग जाता है कि बच्चे का माथा ऊपर की साइड है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रीच वाली जो प्रेगनेंसीज हैं वो ज़्यादा पेनफुल रहती हैं पेशेंट को? पेनफुल रहती है ऐसा नहीं कहेंगे, वैसे भी बच्चा घूम रहा है बार बार तो वो इतना पता नहीं पड़ेगा, बट टुवर्ड्स जैसे जैसे पानी कम होता है, डिलीवरी का टाइम आने लगता है, तो हम उनको और भी कन्विंस कर सकते हैं क्योंकि वो खुद भी वो फील कर पा रही है। तो ये ब्रीच का हमारा कंफर्मेटरी डायग्नोसिस कैसे होता है, हम लोग कैसे पेशेंट को कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बताते हैं? ब्रीच का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस हमारा सोनोग्राफी है। ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी पे जब हम प्रोब रखते हैं तो हम बताते हैं, हम प्रोब नॉर्मली यहाँ पे पेल्विस के भाग पे रख के उनको बताते हैं कि हमारा जो पेल्विस का जो जगह है वो एम्प्टी है, वहाँ पे फीटल पार्ट्स है, लाइक फीटल के पैर है, हाथ है, कॉर्ड है, लेकिन उनका जो बच्चे का जो माथा है, फीटस का या बेबी का जो माथा है वो ऊपर की साइड है, जो हम सोनोग्राफी का प्रोब रख के पेशेंट को और उनके रिलेटिव्स को स्कैन में दिखा सकते हैं। तो ये ब्रीच वाले जो बच्चे होते हैं वो टोटली नॉर्मल होते हैं, आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम होने के चांस रहती है? बच्चा ब्रीच है, वर्टेक्स है या आड़ा है, कई बार ट्रांसवर्स लाई भी देखने में आता है, तो ये इससे बच्चे की पोजीशन से बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक बायोमैकेनिक्स है, माँ का यूट्रस और बच्चे का ओवरऑल साइज, शेप, वजन, उस सब पे डिपेंड करता है, पानी का भाग कितना है इस पे डिपेंड करता है, इससे बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट सब कुछ नॉर्मल होता है। अच्छा, अगर किसी माँ को ब्रीच प्रेजेंटेशन है फुल टर्म पे 36-37 वीक्स पे, तो क्या वो अपने आप घूम सकता है? जी, अभी आप ये जो बार बार फुल टर्म बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हमारी जो पीरियड की जो तारीख होती है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट होती है, उससे हम 40 वीक्स की प्रेगनेंसी गिनते हैं, 9 मंथ्स एंड 7 डेज।
तो हम जो फुल टर्म है हमारे लिए लाइक 36-37 वीक्स का मतलब है कि 9वां महीना बैठ गया है। अभी उसके बाद भी हमारे पास अनदर 4 वीक्स होते हैं डिलीवरी के लिए, लेबर पेन्स के लिए हम जो वेट कर रहे होते हैं। लेकिन 9वें महीने से बच्चे की जो पोजीशन होती है वो अंदर जाने लगता है माथा। हमारी बॉडी में भगवान ने कुदरती ऐसे हार्मोन्स बनाए हैं जो फीमेल की, महिलाओं की जो लिगामेंट्स है उनको रिलैक्स करता रहता है। रिलैक्सिंग करके कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो लिगामेंट्स को और पेल्विस को रिलैक्स करता है, जिससे उसको जगह मिले बच्चे को अंदर उतरने में, और बच्चे की पोजीशन फिक्स हो रही है, लाई फिक्स हो रही है। ये सब बातें हम कर रहे हैं, तो ये सब होता है। और ब्रीच में क्या हो रहा है कि वो हम वेट करते हैं, कई बार मोस्टली 37-38 वीक्स के बाद हम ज़्यादा श्योर हो पाते हैं, लेकिन फिर भी हम 38 वीक्स तक वेट कर सकते हैं। बहुत रेयर केसेस में वो घूम भी जाता है। अगर पानी ज़्यादा है, जैसा आपने बताया था पॉलीहाइड्रोनेस, तो उस केस में घूमने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर फाइब्रॉइड है या प्लेसेंटा की वजह से अटक रहा है या फिर अंदर कोई पानी बहुत कम हो गया है, तो वो केसेस में नहीं घूमता। अच्छा, माँ कुछ ऐसा कर सकती है कि बच्चा घूम जाए? इन शॉर्ट कोई ऐसा कुछ एक्सरसाइज या कुछ पोजीशंस ऐसा कुछ कर सकते हैं? साइंटिफिकली तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। बहुत पुराने ज़माने में जब हमारे पास सोनोग्राफी नहीं थी, ब्रीच बच्चे हुआ करते थे, तब एक प्रोसीजर होता था जिसको हम एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन कहते हैं। उसके बाद में तो वो तो हम लोग आएंगे। उसके पहले माँ कुछ एक्सरसाइज कर सकती है, जैसे वो लेफ्ट लैटरल पोजीशन पे सो जाए या ऑल फोर्स पे सो जाए या जेनु एल्बो पोजीशन में सो जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं? आप बताइए क्या बोलेंगे? देखिए, साइंटिफिकली तो कुछ ऐसा प्रूवन नहीं है जैसा सपना ने बताया, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं, नेचुरल थेरेपी प्रैक्टिशनर्स, कि अगर हम लोग लेफ्ट साइड सो जाएं या फिर माँ ऑल फोर्स पे आ जाए, ऑल फोर्स का मतलब है 2 एल्बो और 2 नी पे अगर लेटे, तो उस केसेस में बच्चे का घूमने का चांसेस उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़्यादा हो सकता है। हमारे हिसाब से करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसका करने का हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में फ़ायदा भी नहीं है। अगला चीज़ आई, क्या ऐसे डॉक्टर आप कुछ कर सकते हैं कि ये बच्चा घूम जाए? तो जैसा अभी सपना बता रही थी, उसको पुराने ज़माने में लोग करते थे एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। एक्सटर्नल का मतलब है बाहर, सिफेलिक का मतलब है माथा और वर्जन का मतलब है घुमाना। मतलब अंडर पेशेंट जागते हुए हम लोग हाथ पे तेल या पाउडर लगा के उसको बच्चे को घुमाने की कोशिश करते थे। हालांकि पिछले 15-20 सालों में हमने कभी अपने लाइफ में देखा नहीं है, हमने खाली किताबों में पढ़ा है। पिछले 20-25 सालों में किसी ने भी ये करा नहीं है और बहुत सारे लोग ये करते नहीं। तो फिर ये एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन ECV होता क्या है, कब करते हैं, और आपने कितने ये एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन देखे हैं? जैसे आपने बोला है कि अभी प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। मैं जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तब मैं जब पढ़ रही थी, तब मैंने देखा है हमारे लेबर वार्ड्स में और मैटरनिटी वार्ड्स में ये होता था। उसमें पानी का भाग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमको बच्चे की पोजीशन को घुमाना है तो एडिक्वेट वाटर होना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी बहुत ज़्यादा कम है तो उस तरह के केसेस में हमको केसेस को चूज़ करना पड़ेगा कि पेशेंट का कोई हाई रिस्क केस नहीं है, पानी का भाग एडिक्वेट है और कोई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ जैसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है, फाइब्रॉइड नहीं है, तो ये सब हमको केस को चूज़ करना पड़ेगा। और उसमें फिर पूरे एक इंस्टीट्यूट सेटअप में ये करा जाता है कि कभी कोई इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम भी हो गई तो माँ और बच्चे को हम इमीडिएट डिलीवरी करा सके। बच्चा मेच्योर होने लगा है तब हम कराते हैं, 9वां महीना बैठ जाए कि अगर इमीडिएट हमको बच्चे को कोई तकलीफ हो रहा है तो तुरंत हम उसको सीजर से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये सब तैयारी के साथ वो होता था। और उस समय अगर अभी करना भी है तो हम उसमें अगर रोटेट करने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा पेनफुल हो सकता है मदर के लिए, और बाद में उस पोजीशन को थोड़ा फिक्स भी करा जाता है, पर प्रैक्टिकली इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं। ठीक है, क्या ब्रीच प्रेजेंटेशन में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि भाई ब्रीच मतलब बच्चा उल्टा है तो हमारा मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा। तो ब्रीच अगर उल्टा है तो उसमें यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें समझेंगे कि हमारा जो मोड ऑफ डिलीवरी है वो अभी यूनिवर्सली हमारी कुछ गाइडलाइंस आ गई है। ACOG जो हमारे गाइडलाइंस दे रखी है कि भाई अभी ब्रीच प्रेजेंटेशन है, फुल टर्म प्रेगनेंसी है, 38-39 वीक्स का बच्चा है, ऑलमोस्ट 2.5 kg एवरेज 2-3 kg वेट का बेबी है। तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने बोला है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन के बच्चों को सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर कराना ज़्यादा बेटर है ओवरऑल। बट इसका मैं पूरा आपको एक एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रीच डिलीवरी और एक नॉर्मल वर्टेक्स डिलीवरी में क्या फ़र्क है, ये हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो जब बच्चे का माथा नीचे रहता है, अगर माथे का भाग अगर हम देखेंगे तो बच्चे का ये जो डायमीटर होता है ये लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है। तो ये जो डायमीटर है ये 10 सेंटीमीटर का होता है।
इसलिए जो माँ का वेजाइना और सर्विक्स से जो योनि का भाग है जो डायलेट होना चाहिए, सर्वाइकल डायलिटेशन, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तो ये माथा बाहर नहीं निकल सकता है। और अगर हम ब्रीच और हिप्स की बात करें तो ये जो ब्रीच का जो भाग होता है, ये हिप्स का भाग होता है, वो कम डायलिटेशन पे भी बाहर आने लगता है, क्योंकि जब हमारी बॉटल चालू है, दर्द उठ रहा है, पेशेंट को बार बार लेबर पेन हो रहे, कंट्रैक्शंस हो रहे, तो रास्ता खुल रहा है। डायलिटेशन का मतलब है कि बच्चेदानी के मुंह का रास्ता खुल रहा है, और जब 5 या 7 सेंटीमीटर पे डायलेट हो गया तो कई बार क्या होता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन में 5 और 7 सेंटीमीटर में ब्रीच बाहर आने लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बॉडी तो बाहर आ जाएगी लेकिन माथा नहीं आ पाएगा, क्योंकि माथा 10 सेंटीमीटर का है और अभी हमारा उतना डायलिटेशन नहीं हुआ है, क्योंकि डायलिटेशन एक स्लो प्रोसेस है, वो धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं कि वो अचानक से हो जाता है। तो इसीलिए ब्रीच प्रेजेंटेशन के डिलीवरी में हमको सबसे बड़ा खतरा होता है कि उसमें ब्रीच बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर पूरा डायलिटेशन के बिना अगर डिलीवरी हो रही है तो बच्चे के गले में वो फंस जाएगा, बच्चे का माथा अंदर रह जाएगा और बॉडी बाहर अटक जाएगी, और एक गले में एक लिविंग लाइगेचर की तरह, वो फांसी के फंदे की तरह हो जाएगा, और वो एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो जाएगी और उसमें बच्चे की जान को भी खतरा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हेड उसका फंस जाता है डिलीवरी में, हेड स्टक हो जाता है अगर फुल डायलिटेशन के पहले ही अगर ब्रीच बाहर आना शुरू हो जाए। आप क्या बोलेंगे इसमें? इसके अलावा और कोई कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस रहते हैं ब्रीच डिलीवरी में? कॉर्ड प्रोलैप्स हम जो पहले भी बोल चुके हैं कि पता लगा कि बच्चे का ब्रीच आ गया और कॉर्ड पहले आ रही है, लेकिन हमारा डायलिटेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेबर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि लेबर प्रोसेस कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो पूरा प्रोसेस, जिस प्रोसेस से, कुदरती प्रोसेस से जो बॉडी और लेबर हो रहा है, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसके अलावा हमारी यहाँ की जो नसें होती हैं वो नस खिंच सकती हैं, बच्चे को अर्ब्स पाल्सी या शोल्डर में डैमेज हो सकता है डिलीवरी कराते टाइम पे, या फिर हम लोग जब आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच, जो हेड आने वाला है उसको कभी कभी डिलीवरी कराने के लिए फोर्सेप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे को फेशियल पाल्सी हो सकती है। लेकिन हालांकि ये सारी चीज़ें मॉडर्न ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग नहीं करते। मॉडर्न ऑब्स्टेटिक्स का मतलब है पिछले 10, 15, 20, 25 सालों में ये सारी चीज़ें हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बच्चे की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली डिलीवरी नॉर्मल करा दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, डिलीवरी कराने के बाद बच्चा अच्छे से रोना भी चाहिए, बच्चा अच्छे से क्राई करना चाहिए, सांस लेना चाहिए, उसको NICU एडमिशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सारे पैरामीटर्स हमारे लिए अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि कई बार फीमेल्स आती कि भाई मेरा तो बच्चा उल्टा था लेकिन फिर भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, बट इसमें उनका मैं एक केस सिनेरियो देना चाहूँगी कि इसमें अभी जो हमने सब कुछ एक्सप्लेन करा वो 38-39 वीक्स की बात करें, जिससे बच्चे का माथा कम्प्लीटली डेवलप हो चुका है, हार्ड हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बट कई बार क्या होता है, डिलीवरीज 32 और 34 वीक्स पे भी होती है और वो प्रीटर्म लेबर पेन के साथ या पानी गिरने के साथ या लेबर पेन के साथ आते हैं, और जब हम चेकअप कर रहे होते हैं उनका आधे से ज़्यादा डायलिटेशन हो गया और कई बार वो फीटल पार्ट्स भी बाहर आने लगते हैं। तो पेशेंट को नहीं पता होता है कि उनकी किस स्टेज पे डिलीवरी हुई है, वो तो बस ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा उल्टा था फिर भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। इसलिए कितना वीक्स है बच्चा, कितना मैच्योर है, कितना बच्चे का वजन है, माँ की कंडीशन कैसी है, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जो देखने के बाद ये हमको डिसाइड करना चाहिए कि मोड ऑफ डिलीवरी क्या होना चाहिए। तो इसका बॉटम लाइन ये है कि सारे ब्रीच पेशेंट्स में हमको सीजरियन सेक्शन करना चाहिए। अभी तो यूनिवर्सली यही प्रोटोकॉल आ गया है। ठीक है। अच्छा, आपके पास एक पेशेंट है 38 वीक्स कंप्लीट हो गया है जी, तो आप उसका सीजरियन सेक्शन इलेक्टिव कब करने का सोचेंगे, कितने वीक्स पे करेंगे? देखिए हमारे लिए पहला क्राइटेरिया होता है 37 वीक्स कंप्लीट, क्योंकि 37 वीक्स पे हम ये मानते हैं कि बच्चे की लंग मेच्योरिटी अच्छे से कंप्लीट हो गई है और ओवरऑल उसके जो रिफ्लेक्सेस और डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर जब हमको इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन प्लान करना है तो हम मोस्टली उसको 38 प्लस 39 वीक्स के आसपास प्लान करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर लेबर पेन क्यों स्टार्ट नहीं होने देते, लेबर पेन स्टार्ट होने दें उसके बाद आप सीजर करें, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन क्या देंगे आप पेशेंट को? अभी 39 वीक्स के बाद हमको पता है कि भाई पेशेंट का 39 वीक्स से डिलीवरी की तारीख आ रही है, उनका ब्रीच प्रेजेंटेशन है, उनको पेन कभी भी चालू हो सकता है। अब ऐसे में क्या होता है, कई बार पेशेंट को पता भी नहीं लगता है कि उनको पेन हो रहा है, डायलिटेशन हो रहा है। अभी जब उनको पेन हो रहा है और अच्छे से कंट्रैक्शन एस्टेब्लिश हो गए वो हमको इन्फॉर्म करेंगे, और तब तक कई बार कॉर्ड प्रोलैप्स का एक डर रहता है कि पानी एकदम से बैग ऑफ, पेन के साथ क्या होगा, बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स उनके रप्चर होंगे और सडनली फीटल पार्ट्स, कभी तो हाथ आ सकती है, उंगलियां आ सकती है, फीटस का फुट आ सकता है या कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, ये सारी चीज़ों का खतरा बना रहता है। इसलिए 39 वीक्स पे लेबर पेन के एक्चुअल स्टार्ट होने के पहले ही हम प्लान सिजेरियन सेक्शन करने का एडवाइस करते हैं।
सपोज मैं आपको एक क्लिनिकल सिनेरियो दे रहा हूँ, 32-33 वीक्स के आसपास प्रेगनेंसी है, सिवियर प्री इक्लेम्शिया है या फिर सिवियर ओलिगोहाइड्रोमनियोस है, उसका पानी कम हो गया है और हमको बच्चे को बचाने के लिए नॉर्मल डिलीवरी करानी है जी। बच्चे का एक्सपेक्टेड फीटल वेट लगभग 1.5 किलो के आसपास का है। आपने बोला कि कम वजन पे हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। इस पेशेंट में हम लोग क्या करेंगे, उसका नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई करेंगे या फिर हम लोग इलेक्टिव LSAs करेंगे? देखिए यहाँ पे हमको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है बिकॉज मदर को प्री एक्लेम्सिया है, बच्चे को सीवियर पानी की कमी है, ग्रोथ हो नहीं रहा है, फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है क्योंकि बच्चे को ये तकलीफ हो रही है। फीटल डिस्ट्रेस का मतलब है कि बच्चा ऑलरेडी पानी की कमी की वजह से उसकी ऑक्सीजन लेवल्स बहुत ज़्यादा कम है। अभी इस बच्चे को जितना जल्दी हो हमको बाहर निकालना है ताकि हम उसको NICU सेटअप के साथ उनको एडमिशन करा के उसको फर्दर हम करें क्योंकि पेट में अभी उसको खतरा है। अभी इस तरह के फीटल डिस्ट्रेस वाले बच्चे को अगर नॉर्मल डिलीवरी का अगर हम दर्द देने बैठे तो उसको फर्दर डैमेज हो जाएगा, उसके ब्रेन को डैमेज हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी से। कई बार उनको है ना इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज के नाम से हम ये चीज़ समझते हैं, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस हो जाते हैं। तो ये सब बॉर्न होने के बाद के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और बच्चे का हम डिलीवरी कराने के बाद भी बच्चे में पोस्ट डिलीवरी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने में आए हैं। जैसा मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी बताया, जितने प्रीटर्म बच्चे होते हैं उनका जो ये ब्रेन का भाग होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत कमज़ोर होता है। डिलीवरी का दर्द के टाइम पे स्कल का कॉम्प्रेशन होता है और जैसे ही वो बाहर आता है वो डीकॉम्प्रेशन होता है। तो एक कॉम्प्रेशन फॉलोड बाय डीकॉम्प्रेशन के कारण सपना ने जैसा बोला इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज, मतलब ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स करके कुछ खाली जगह होती है, उनके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है और उससे बच्चे को आगे जाके ब्रेन में डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए जितना प्रीटर्म बच्चा होता है उतना हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करने का अवॉइड करते हैं। इलेक्टिव LSCS में बच्चे का कॉम्प्रेशन डीकॉम्प्रेशन स्कल का होने का चांसेस कम रहता है और NICU का एडमिशन का चांसेस कम रहता है। हाँ, ऐसे केस में अगर पेशेंट सीधे आपके पास जैसा सपना ने बोला लेबर पेन में आ जाए, वो टाइम पे 3-4 सेंटीमीटर की जगह हो, तो हम लोग स्लो ऑक्सीटोसिन चालू करके उसको 3-4 घंटे के अंदर अगर हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सके तो दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे केस में नहीं हो सकती, लेकिन अगर पेशेंट लेबर में नहीं हो तो लेबर से पूरा फुल डायलेटेशन का प्रोसेस 16-18 घंटे का होता है, उतना शायद पेशेंट बच्चा वो आपको सहन नहीं कर पाए। अच्छा, ब्रीच में कुछ प्लान्ड वजाइनल बर्थ जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है क्या? प्लान पे चैनल पर किसकी बात कर रहे हैं हम? मतलब अगर पेशेंट को ब्रीच है 39 वीक्स पे, पेशेंट बोलता है कि नहीं मेरे को तो सीजर कराना ही नहीं है, आप मेरी नॉर्मल डिलीवरी कराओ, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है कि हम उसको एडमिट करके इंड्यूस करके वजाइनल डिलीवरी का ट्रायल दे सकें? कर सकते हैं। हमको हर केसेस में क्या होता है कि बिशप स्कोर करना चाहिए कि उनका है ना कैसा तैयारी है, उनका डायलिटेशन और सर्विक्स कितना सॉफ्ट है वो हमको देखना पड़े। और अगर उनका अच्छा गुड बिशप स्कोर है तो हम लेबर पेन हम इंड्यूस करते हैं। लेकिन जैसे हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि फुल डायलिटेशन के पहले अगर ब्रीच बाहर निकल गया और हेड अंदर फंस गया तो उसका एक खतरा बना रहता है हमेशा। अच्छा, किसी की आगे की 2 नॉर्मल डिलीवरी हुई है, कोई फीमेल की, बच्चे का साइज एवरेज था, ये टाइम पे उसका ब्रीच है, वो बोलेगी कि हमारा तो आगे के 2 नॉर्मल डिलीवरी है तो हमारा नॉर्मल डिलीवरी आप क्यों नहीं करवा रहे? तो ऐसे हमारे कुछ अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजिस्ट ने कुछ क्राइटेरिया दिए हैं कि किन केसेस में हमको ब्रीच में नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी चाहिए। क्या आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? कौन कौन से केस के ब्रीच में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराते? तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ब्रीच होते हैं। एक हमारा जैसे है ना कंप्लीट ब्रीच होता है, एक हमारा फुटलिंग प्रेजेंटेशन होता है और इनकम्प्लीट ब्रीच होता है। तो जो फुटलिंग प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि ये इस बच्चे को आप देखेंगे कि माँ के वूम में वो कितना अच्छे से फोल्डेड है और बिल्कुल पाँव उसके फोल्डेड है। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन भी है तो ये बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट है। कई बार क्या होता है कि इसका एक ही पाँव आगे लटका हुआ है या कभी है ना उसका एक दूसरा कॉर्ड बाहर आ रही है, तो उस तरह के केसेस में फुटलिंग प्रेजेंटेशन है, इनकम्प्लीट ब्रीच है, तो उसमें हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते। इसके अलावा वजन का कोई क्राइटेरिया है कि इतने से ज़्यादा वजन में नहीं कराएंगे? कोई भी बेबी जो 2.5 kg से ज़्यादा है तो उसको भी हम नहीं ट्रायल देंगे क्योंकि उसका जो माथा है वो बहुत बड़ा होगा और हार्ड होगा। इसके अलावा कोई भी बच्चा जिसका वजन 2 किलो से कम है उसमें नहीं ट्रायल देते नॉर्मल डिलीवरी का। और एक्स्ट्रा कोई दूसरा रिस्क फैक्टर है जैसे प्लेसेंटा प्रीविया हुआ या प्रीवियस सिजेरियन हुआ या फिर उसको सीवियर प्री इक्लेम्शिया हुआ या ओलिगोहाइड्रोमनियोस हुआ, एक एक्स्ट्रा रिस्क फैक्टर होता है, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी का हम लोग ट्रायल नहीं देते। अच्छा, ये बताएं कि आप
सीजरियन करते टाइम पे ब्रीच में कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है हमको, या हमारे लिए रूटीन केस ही होता है? नहीं, सिजेरिंग करते समय जो हमारा ब्रीच एक्सट्रैक्शन जो हम बोलते हैं उसका हमारा एक प्रॉपर मेनूवर होता है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप बच्चे का, जैसे पहले हमारा जो भी पीटल पार्ट उस समय हमारे पास इंसिशन रखने के पास आएगा तो हम पहले हिप्स को डिलीवर कराएंगे, फिर बच्चे के जो बैक होता है उसको हम एक टॉवल से कवर करते हैं, क्योंकि क्या है, जैसे ही बच्चा एयर के एक्सपोजर में उसकी स्किन आती है तो उसका रेस्पिरेशन स्टिमुलस हो जाता है। तो वो रेस्पिरेशन, क्योंकि अभी वो पूरा डिलीवर नहीं हुआ है, क्योंकि जो उसका माथा और हेड है वो बाद में आखिरी में आने वाला है, तो हम उसको टॉवल से कवर करते हैं। फिर पहले हम उसके थोड़ा सा बैक पार्ट को नीचे पुश करते हैं, बाद में 1 बाय 1 हम उसका जो हमारा अपर लिम्ब है हुक करके, आर्मपिट्स में हुक करके हम उनको डिलीवर कराते हैं, और लास्टली हम फीटल हेड डिलीवर कराते हैं। तो ब्रीच एक्सट्रैक्शन और ब्रीच डिलीवरी ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन भी अपने आप में एक प्रॉपर मेन्यूवर है। इसको हम लोग असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी बोलते हैं। एक अकेला आदमी ब्रीच डिलीवरी नहीं करा सकता है, उसको एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मल हो या सीजर हो, क्योंकि जब आप आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच डिलीवर करा रहे होते हैं, नॉर्मली ब्रीच में क्या होता है, अम्बिलिकस तक तो भाग अपने आप ही आ जाता है, उसमें एज ए डॉक्टर कुछ करना नहीं होता है। मैं नॉर्मल वजाइनल ब्रीच डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब हम लोग उसको फिंगर्स को पेल्विस में डाल के पहले पैर निकालते हैं, उसके बाद जैसा सपना ने बताया आर्मपिट्स में हुक करके दोनों हाथ निकालते हैं, उसके बाद 2 हाथों से पकड़ के बच्चे के यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ट्रैक्शन देते हैं और अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि आप बच्चे का माथे को ऐसे फ्लेक्स करें, क्योंकि फ्लेक्स माथा ही वजाइना में से निकल सकता है। एक्सटेंडेड माथा, जिसको हमारी भाषा में स्टार गेजिंग साइन बोलते हैं, अगर हेड एक्सटेंडेड है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तो उसको फ्लेक्स करने का बोलते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जेंटल ट्रैक्शन से बच्चे का डिलीवरी ऐसे करते हैं। हालांकि बहुत सारी वजाइनल ब्रीच डिलीवरी हम लोगों ने करवाई थी रेसिडेंसी में जब हम लोग पढ़ाई करते थे, लेकिन प्रैक्टिकली प्राइवेट में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर आके रोते नहीं हैं और NICU एडमिशन के चांसेस बच्चे के बढ़ जाते हैं। इसलिए फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑल प्राइमरी ब्रीच, मतलब जिनकी पहली प्रेगनेंसी है, उनको सबको हमको सीजर करना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे बच्चे को रिस्क रहता है। अगर वो पेशेंट लेबर में आ गया 5-6 सेंटीमीटर तो असेस करते हैं कि अगर 2-4 घंटे के अंदर डिलीवरी होने जैसा है तो वेट कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे भी थोड़ा सा रिस्क रहता है। इसके अलावा आप कुछ कह रहे हो, मैसेजेस देना चाहेंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन में? यहाँ पे मैं ये सिर्फ दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि एक बार क्या होता है कि फैमिली बहुत रिलेक्टेंट होती हैं, वो आके हमसे बोलती हमको तो नॉर्मली कराना है मैडम, आप बताइए इसका तरीका। तो आपको अपना केस समझना पड़ेगा और उसकी एक एक्सेप्टेंस रखनी पड़ेगी, और डॉक्टर को भी ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हम क्या कह रहे हैं और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा चैलेंज ये नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी हमारा चैलेंज नहीं है, हमारा चैलेंज ये है कि एक बच्चा जो रोता हुआ आए और एक माँ जो बिल्कुल कम्प्लीटली नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब है कि हमने कुछ भी करके डिलीवरी करवा दी, लेकिन नीचे अगर माँ को बहुत सारे टाँके आ रहे हैं, उनकी लेटरिन की जगह छिल गई है, उनकी पेशाब की जगह फट गई है, और पूरी लाइफ लॉन्ग उनको अपने आप में एक मॉर्बिडिटी हो गई, उनको बाथरूम करने में, पेशाब जाने में, लेटरिन जाने में अगर तकलीफ हो रही है, तो ये हमारा चैलेंज नहीं है नॉर्मल डिलीवरी का। हमका नॉर्मल डिलीवरी है कि माँ भी बिल्कुल तंदुरुस्त है और बच्चा भी एकदम रोता हुआ हमारे हाथ में आना चाहिए। एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। गुजराती पेशेंट था मेरा, उसने मेरे को फ़ोन करके बोला, नडियाड में था कि साहब मारा डॉक्टरे कीधું છે નીચે 2 इंचनी जगह થઈ गई है, तात्कालिक सीजर करવું પડશે। उसको डॉक्टर ने बोला था कि आपका ब्रीच प्रेजेंटेशन है, उसने ब्रीच को क्या समझा और मेरे को बताया 2 इंचनी जगह થઈ गई है, तात्कालिक सीजर करो पर से। मैंने उसको बोला कि आप अपनी रिपोर्ट मेरे को भेजें। जब रिपोर्ट में आया कि ब्रीच है, तब मैंने उसको बोला 2 इंच की जगह नहीं है, आपका ब्रीच है, बच्चा उल्टा है, उसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है, प्लीज़ जाके आप सीजर करवाएं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसा सपना ने बोला, बच्चे का रोना ज़रूरी है, माँ का रोना ज़रूरी नहीं है। माँ और रिलेटिव्स का खुश होना ज़रूरी है। बच्चा जब रोएगा तभी डॉक्टर और माँ खुश रहेंगे। अगर बच्चा नहीं रोएगा तो हम लोगों को रोने की और माँ को रोने की नौबत आएगी। हम लोग ऐसा नहीं चाहते। डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे दोनों खुश, अच्छे और स्वस्थ और हेल्दी रहे, यही हम लोगों का एम रहता है। नमस्कार, थैंक यू।